दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों इसकी पिछले वीडियो में हम लोग EVS पेडागॉजी के 54 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 55 से। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 55 से। 55 क्या कह रहा है? कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यानी एक किसके अलावा जो है सभी वांछनीय अभ्यास हैं और एक जो है बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है, उसको हमको इसमें छांटना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, या बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने में, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करने में, या फिर ऑप्शन चौथा दिया गया है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास, यानी एक आपको नेगेटिव छांट लेना है, उसके बाद सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने में, ये भी होता है। उसके बाद ये पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में, ये भी सही है। उसके बाद इसको देखिए वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान को जो है श्रेष्ठता देना, ये बात गलत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वास्तविक पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। सबसे अच्छा जो उनका शिक्षण कार्य होता है, जो वास्तविक अवलोकन होता है उसके द्वारा होता है, पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा नहीं होता है। तो यही हमारा जो निगेटिव हो जाएगा, यही हमारा छांटना था। इसमें क्या कह रहा था? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसी के अलावा सभी हमारे उपयोगी अभ्यास हैं। ये जो कह रहा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये बात गलत होती है छोटे बच्चों में। तो दोस्तों क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में। तो इसमें प्रयुक्त भाषाएं क्या होती है? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, यानी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनानी चाहिए। क्या पाठ्य पुस्तक में भाषाएं क्या होती है? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनानी चाहिए, या तकनीकी और औपचारिक बनानी चाहिए, या बच्चे की प्रतिदिन की भाषा में संबद्ध होने चाहिए, या रूखी और बच्चे के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं कैसी होनी चाहिए, इसको आपको छांट के बताना है। तो कैसी भाषाएं होनी चाहिए? इसमें देखिए बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, यानी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं बच्चे के दिन प्रतिदिन, यानी जो वो मातृभाषा से जो रोज़ाना भाषा बोलते हैं उसी से संबंधित होगी। तो उस के द्वारा बच्चे जो है अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे या बच्चे समझते हैं। तो क्या है? दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। क्या? पर्यावरण की जो है पाठ्य पुस्तक दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। उसके अलावा परिभाषाओं पर बल देते हुए, ये गलत बात है। फिर उसके बाद तकनीकी और औपचारिक, ये भी गलत बात है। तकनीकी शब्द बच्चे जानते ही नहीं हैं। रूखापन बच्चों में जब तक उसमें कहानी कविता और अन्य संसाधनों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा सभी ऑप्शन कट जाएंगे। हमारा 56 का क्या हो जाएगा? 56 का 3 आंसर हो जाएगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि, यानी कह रहा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों या क्योंकि।
इसमें देखना है ऑप्शन पहला कह रहा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना अवलोकन के स्वीकार कर सकता है, या यह सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो इसमें क्या कह रहा है, समुदाय में एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन होता है। क्या समुदाय जो होता है एक महत्वपूर्ण शिक्षण संसाधन होता है, क्यों? तो इसमें होता है यह जो है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। तो 57 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो 100% राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवसर ही हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, जहाँ कहीं भी अवसर दिख जाता है हमारा 100% वहाँ पर आंसर सही होता है, अगर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो। उसके बाद 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। यानी पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना जो बच्चों को सिखाया जाता है वो क्या बताता है। ईवीएस पाठ्यचर्या को आधा कम करने की आवश्यकता है, यानी वो क्या कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यचर्या को आधा कम करने की आवश्यकता है, या स्कूल बैग का वजन कम करने की आवश्यकता है, या ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या जो है कम करने के लिए कह रहा है, या फिर क्या कह रहा है अवबोध का भार कम करने की आवश्यकता है। यानी इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ बिना सीखना क्या बताता है। हमको बोझ बिना सीखने के लिए ईवीएस में हमको क्या बताया जाता है, या पर्यावरण अध्ययन क्या बताता है। तो इसमें देखिए स्कूल बैग का वजन कम करना, यानी हमको आज के विद्यालय के जो वो सिलेबस सेलेक्ट किए गए हैं उसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे होते इतनी भारी भरकम किताबें बुक्स वगैरह आदि सभी चीज़ों को ले जाते हैं, तो वो जो उनके जितने वजन के वो होते नहीं उतने उससे ज़्यादा वजन को उसकी बुक हो जाती हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो है बोझ के बिना विद्या को सिखाने के लिए क्या कहा जाता है कि स्कूल बैग का जो है हम वजन कम करके हम पर्यावरण अध्ययन को बिना बोझ के बना सकते हैं। जितना भी हो सके उसको एकदम प्रकृति से जोड़ करके और दैनिक जीवन से जोड़ करके जब बच्चे को अध्ययन करवाया जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो स्कूल बैग का वजन कम करना चाहिए, किसमें? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है कि स्कूल बैग का वजन कम करना चाहिए। भारी भरकम पुस्तकों को हटाकर एक एकीकृत विषय संकलित करना चाहिए जिसके द्वारा बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसमें 58 का क्या सही हो गया दोस्तों? 58 का दूसरा नंबर हमारा सही हो गया। उसके बाद विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सबसे प्रासंगिक है। क्या विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक ऑप्शन है? तो इसमें देखते हैं यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। कोई भी ये मूल्यवान समय को बर्बाद नहीं करता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण कार्य अधिगम का एक अवसर है, या यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को खाली पेट विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 59 का क्या हमारा सही हो जाएगा? 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या होता है? अवसर होता है। अवसर हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो टैग वर्ड के हिसाब से भी आंसर सही कर सकते हैं, या इसको हकीकत में देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं आपस में जब मिड डे मील का भोजन करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, और ये सबसे प्रासंगिक ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है? किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? यानी ये कह रहा है कौन सा एनसीएफ है जो प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, वो एनसीएफ कौन था? तो इसमें जो एनसीएफ जो 2000 ये एनसीएफ 2000 आया था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो
पर्यावरण अध्ययन होता है उसको एक एकीकृत विषय के द्वारा एक ऐसी पुस्तक बनाना चाहिए जिसमें सभी विषय का थोड़ा थोड़ा मैटर इकट्ठा करके एक एकीकृत समागम करके उसमें बच्चे को शिक्षा कराया जाए, तो उसके माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वही चीज़ ये पूछ रहा है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो ये था एनसीएफ 2000। ये बोला था कि सभी प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग ना पढ़ाकर एक एकीकृत विषय बनाया जाए, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये एनसीएफ 2002 ये हमको या ये कहा गया है एनसीएफ 2005 में। उसके बाद दोस्तों 61 क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है? 61 क्या कह रहा है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य, यानी सॉरी इसमें क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य है, यहाँ रंग है, ये क्या होना चाहिए? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है या होना चाहिए? तो इसमें बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना चाहिए, या लड़के और लड़कियां जो है अलग अलग सीख सकते हैं, या कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या सहयोग के मूल्य को लागू करके एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को क्या करना चाहिए, चौथा है सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के सक्षम बनाना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य होता है? समूह में सिखाने का या पढ़ाने का या पढ़ने का बच्चे का तो कोई उद्देश्य नहीं, तो शिक्षक का उद्देश्य होता है कि ईवीएस कक्षा में समूह में बच्चे को सीखने का क्या उद्देश्य होता है, या जब शिक्षक जो है बच्चे को समूह में सिखाते हैं तो शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है। ये दो प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे अच्छा इसमें वर्कलोड को कम करना, ये भी नहीं होगा, लड़के लड़कियों को अलग कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कम और उच्च प्रदर्शन, ये भी गलत बात है। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 61 का 4। उसके बाद 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? यानी कह रहा है क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें छांटना है। तो 62 का जो है पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय जो है भागीदारी होनी चाहिए या सहभागीदारी होनी चाहिए, या बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना चाहिए, या फिर कह रहा है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। अब उसके बाद इसमें दोस्तों जैसे देखो इतना बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं, इसमें नीचे नहीं ध्यान देते हैं तो वो ऑप्शन उनका छूट जाता है। तो अब इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है कि पहला और चौथा सही है, कि पहला तीसरा और चौथा सही है, कि केवल 4 सही है, कि केवल 1 सही है। तो इसमें क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही क्या महत्वपूर्ण होता है। तो 62 में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें देखिए बच्चों की सक्रिय सहभागीदारी होनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए, क्या ये बात सही है? आप बताओ क्या ये बात सही हो सकती है? तो ये बात जो है ये बात गलत है, क्योंकि बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ने का कोई हमारा औचित्य नहीं होता है। तो ये हमारा अभी के लिए थोड़ा सा अभी इसको गलत मान लेते हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सिखाना चाहिए, हाँ जैसे मान लो एक क्लासरूम है उसी के अंदर बच्चे को सिखाने के अलावा बच्चों को बाहरी ज्ञान का भी अवगत कराना चाहिए। तो
ये भी ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दिया गया है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए, यानी स्थानीय ज्ञान जहाँ बच्चा जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उस ज्ञान को जो है विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। ये भी बिल्कुल बात सही है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है पहला चौथा सही है कि केवल 4 सही है कि केवल 1 सही है कि 1 3 और 4 सही। तो आप इसमें आंसर ऐसे किया करिए, जैसे मान लीजिए 100% 1 आपका सक्रिय सहभागीदारी दिख रहा है या भागीदारी दिख रहा है, तो इसमें 100% 1 रहेगा। तो जिसमें 1 रहेगा हमारा लगभग वो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें ये चौथा अपने आप कट जाएगा। तो एक, क्योंकि एक को रहना ही रहना है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 4 सही है कि 1 3 सही है कि ये सही है। तो इसमें से एक सभी तीनों में है। तो इसमें 62 में कहा क्या रहा था, बच्चे के एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो पहला तीसरा और चौथा दिया है 100% सही। क्यों? क्योंकि स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ये सही बात है। बच्चों की सक्रिय सहभागीदारी होनी चाहिए, ये भी सही बात है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, बच्चों के ये तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकालना चाहिए, ये भी बात सही है। ये जो है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से क्या मतलब जोड़ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 63 क्या कह रहा है, 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यानी नहीं है, इसमें निगेटिव छांट लेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना चाहिए, या परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना चाहिए, या फिर कहा गया है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना चाहिए। तो इसमें 63 का आंसर आप बताइए क्या चीज़ नहीं है। अभी जैसे आप इसको लास्ट में देखते चले गए तो इसमें ऑप्शन क्रियाकलाप आ गया, तो इसमें आप टिक नहीं कर सकते। जब तक आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आपका 100% सवाल सही होगा। तो इसमें कह रहा था उद्देश्य नहीं है, तो क्या चीज़ उद्देश्य नहीं है, ये जो है बच्चों के पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं जो है ये बच्चों को सिखाने के लिए गलत साबित होती हैं, परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन पाठ्य पुस्तक एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और ये तीनों सही हैं। तो उद्देश्य क्या नहीं है, तो यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद 64 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें क्या सत्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है। फिर चौथा पर्यावरण अध्ययन बच्चे को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये ऑप्शन है। इसमें से कौन से ऑप्शन नहीं है या निगेटिव इसमें छांटना है। तो इसमें देखिए लास्ट में परिवेश को क्या कर रहा है, खोजने का अवसर दे रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अवसर और परिवेश से संबंधित होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी बात सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रीय अध्ययन होता है, तो ये भी हमारा बात सही है। फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है एकीकृत होनी चाहिए, हाँ एकीकृत होनी चाहिए। तो ये तीनों हमारे सही हो गए। तो हमारा एक बचा है पर्यावरण अध्ययन की वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देना चाहिए। बल बच्चे को आप नहीं दे सकते हैं, डांट ओट नहीं सकते हैं, या किसी भी चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य नहीं है, तो ये है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बात गलत है। उसके बाद 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रोत्साहित किया गया है, क्यों। यानी इसमें पर्यावरण अध्ययन में एक थीम बनाई गई एनसीईआरटी में, हम आपको किसी एक स्पेशल वीडियो में उसको थीम क्या कौन कौन सी थीमें हैं उसको हम बता देंगे। तो उन थीमों का क्या कहा गया है, थीमों को प्रस्तावित किया गया है क्यों, यानी उन थीमों को रखने का क्या नज़रिया था, जो एनसीईआरटी थी उसको क्या नज़रिया था उन थीमों को रखने के लिए। तो इसमें 65 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, 65 में कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए रखा गया है थीम, या फिर क्या कहा गया है, या फिर बच्चे को परिवेशीय बोध में
वृद्धि करने के लिए या फिर बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के क्या करना चाहिए, विकास करने के लिए रखा गया है। तो यही आंसर देख लेते हैं, बार बार पीछे कैसे जाएं। तो ये हमारा कह रहा है बच्चों के स्थानीय परिवेश, यानी स्थानीय जो परिवेश होता है के मुद्दे से जुड़े क्या करना चाहिए, अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए जो थीमें रखी गई हैं उनका रखने का हमारा एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य है। तो यही हमारा ऑप्शन सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, यही हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सत्य है। इसमें 2 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा, तो सत्य इसमें ढूंढना है। तो हमको ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन हमारा ये गलत हो सकता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। या ऑप्शन 3 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कर निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सत्य है। तो 66 का क्या सत्य है, तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सत्य है ये क्या कहा गया है। जो थर्ड ऑप्शन में देखिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों को क्या करना चाहिए, संबंधों का संपादन जो है भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। भाषा और गणित का माध्यम क्या होता है, जो पर्यावरण अध्ययन होता है, जो एक सृजनात्मक गणित के पढ़ने से बालक के माइंड में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। तो ये सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये बात सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 क्या कह रहा है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। 67 में कह रहा है ईवीएस की एकीकृत जो है प्रकृति किस चीज़ में सहायक है। तो इसमें ऑप्शन में आपको ढूंढना है किस चीज़ में सहायक है। तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, या पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सिखाने में। तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें क्या कहा कि ईवीएस की एकीकृत विषय रखने का हमारा क्या उद्देश्य होता है या किस चीज़ में सहायक होता है। एकीकृत का मतलब ही होता है सभी विषयों को एक साथ पढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में देखिए पाठ्यचर्या के भार को कम करके क्या करना चाहिए, विशिष्ट प्रक्रमों में पेश करना चाहिए। यानी सभी बुकों से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन निकाल करके एक एकीकृत विषय में उसको रखा जाता है। तो पाठ्यचर्या उससे क्या होता है, उसका पाठ्यचर्या जो ढेर सारी बुक होती है उससे बच्चे का जो है भार कम होता है और विशिष्ट प्रक्रमों को पेश करें। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो बालक के जीवन में उपयोगी होता है, वही चीज़ उसमें संकलित करते हैं। तो इसका कहने का मतलब वही था कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति में क्या सहायक होता है, तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में ये सहायक होता है। उसके बाद 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। 68 कह रहा है आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। तो ये आप सभी अध्यापकों के लिए आपके लिए ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन कहा गया है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या क्या करेंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया आप एकीकृत का मतलब होता है सभी विषयों को संकलित करना। तो एकीकृत विषय ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे,
तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक पाठ में 2 या अधिक क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 डालेंगे तो उसमें जो 1 या 2 से जो इम्पोर्टेंट होता है उन सब चैप्टरों का, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कई विषयों से कई चैप्टरों को जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है उसमें निकाल के एक ही क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला देंगे, जिससे बालक का बोझ हल्का हो जाएगा और एकीकृत उपागम का भी प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 68 का 3। उसके बाद 69 क्या कह रहा है? 69 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, या बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है, या यह एक थीम पर आधारित है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय दिए गए हैं। तो इसमें कूट दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा चौथा सही है कि पहला दूसरा सही है कि दूसरा और तीसरा सही है। तब इसमें देखते हैं अब, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें क्या कह रहा है, सॉरी गाइस, एक मिनट, सिक्सटी नाइन था ना। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो 69 में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के अवधारणा मुद्दों के एकीकरण करना, ये सही है हमारा। उसके बाद ये सही है, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है, ये भी बात सही है। उसके बाद यह थीम पर आधारित है, और उसके बाद चौथा कह रहा है इनमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय क्या है, विज्ञान के विषय तथा उपविषय हैं। तो 69 का है। तो इसमें कूट कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो सही है। क्यों? इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय हैं, ये सही बात है। पर्यावरण ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है उपविषय के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, यह थीम पर आधारित है। हाँ, ये थीम पर आधारित है। फिर उसके बाद इसमें से 2, 3 और 4 पर बच्चा अपने पर्यावरण अध्ययन को एक संपूर्ण रूप से देखता है, ये बात सही है। लेकिन इसमें देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, ये एकीकरण चीज़ नहीं। इसमें तो सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं हमको। तो इसमें आपका कौन सा, आप इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे हिसाब से तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 2, 3 और 4, 2, 3, 4। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, इसी वजह से ये भी पॉजिटिव बन गया है। तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कभी किसी अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे। उसके बाद अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थियों को किस बात में सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, या पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, या तीसरा ऑप्शन है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, या पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में। याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है, सीधे सीधे कट जाएगा। तो 71 का बचे 3 ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा ही है। तो उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को क्या सहायता करती है? तो यानी पाठ्य पुस्तक किस बारे में, किस चीज़ में हमको सहायता करती है? तो जो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या करने में हमको क्या करती है, पाठ्य पुस्तक जो है सहायता होती है। क्योंकि उस टॉपिक के बारे में पाठ्य पुस्तक में अच्छे से समझाया जाता है, तो वो व्याख्या करने में मददगार होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 71 क्या कह रहा है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पर्यावरण अध्ययन का क्या भाग है? तो इसमें से सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, या फिर सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, या फिर पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, या फिर ऑप्शन चौथा कह रहा है
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो इसमें सबसे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इनमें कह रहा है इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? पर्यावरण अध्ययन का क्या एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर 14 की ओर हम चौथा की ओर हम नज़र डालते हैं। तो कह रहा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे जो होते हैं सरोकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? 72 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान के एक निश्चित निकाय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है? निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधन का एकमात्र आधार मानना। तो इसमें कूट दिया गया, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों? चौथा पाठ्यपुस्तक सीखने के लिए एकमात्र, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये कट गया है। अब बाकी ये तीनों ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन बहुत सही दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन सही दिए गए हैं? तो कह रहा है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करना 100% सही होता है, क्योंकि टैग वर्ड या ट्रिक में भी हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? आकर्षित करना चाहिए। ये भी सही बात है। उसके बाद विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय को प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, यानी ये भी बात सही है, प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं मानना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही था 3, 1, 2 और 3, ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्यों नहीं सही है? चौथा नहीं सही, हम बता चुके हैं, ये एकमात्र निगेटिव टैग वर्ड होता है, पाठ्य पुस्तक भी बच्चे के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे सही होंगे। यदि आपको इसमें ऑप्शन में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसमें आप सीधे सीधे ऑप्शन पढ़ते चले जाइए। इसमें आप देख लीजिए एकमात्र देखा गया है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए, बाकी तीनों ऑप्शन जिसमें चौथा होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें चौथा ये गलत हो गया, ये चौथा ये गलत है, ये चौथा ये गलत है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो एकदम सेकंडों में आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें एक क्वेश्चन जो था उसको हम अगली क्लास में ले लेंगे, उसको हम देखेंगे कि कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, तो उसके हिसाब से हम अगली क्लास में उसको हम बता देंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स आप के माध्यम से आप बता सकते हैं, और हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोज़ाना क्लास की अपडेट मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।